गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपको बता दूं, आज मैं रणवन की स्टोरी लेके आई हूँ, माय पावर स्टूडेंट करके। तो उसे शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं कि मैंने कल आर नोना बेबी का जो पार्ट था वो शेयर कर दिया था। सुबह मैंने जो आर साइलेंट लवर है उसका पार्ट शेयर कर दिया है, और अब मैं ये शेयर करने जा रही हूँ। और इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने नया ड्रामा शेयर किया है मूवी स्टोरी टेलर चैनल पे, तो मैंने उसका लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस स्टोरी को भी आप बखूबी सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो मोरन होता है ना, वो सुबह हो जाती है और वो बहुत सारे पीपल इनमें आने लगते हैं। मोरन यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे किचन के अंदर खाना बना रहा था। वो वेटर से कहता है कि उसके लिए सारी डिशेस ला के दें, जो भी उसने बनाई हैं वो रूम में ले जाना चाहता है। और इन द एंड वो चू वेनिंग को भी इनवाइट करता है। आफ्टर ऑल वो उसका शिजुन था, और इस जन्म में वो अभी एम्पर नहीं बना था। तो यहाँ पर बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं जो एक स्टूडेंट को अपने टीचर के प्रति फॉलो करने होते हैं। वहाँ पर 3 बाउल स्टीमिंग नूडल सूप था, जो कि वहाँ पर बीचवुड टेबल पे रखा गया था। उन नूडल्स में वो आम नूडल्स नहीं थे जो कि बाज़ारों में बिकते हैं, वो घर के बनाए हुए नूडल्स थे। वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थे और चबाने में बहुत अच्छे थे। वहाँ पर थिक स्लाइस थे बीफ के, फैटी सॉसेजेस के, फ्रेश और टेंडर बीन स्प्राउट्स के, प्लम बोक चॉय और गोल्डन स्क्रम्बल्ड एग के। यहाँ पर वो बहुत सारे कलरफुल खाना लग रहा था, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि वहाँ पर 3 बाउल नूडल्स था, जो कि गार्निश नहीं था रैंडम चीज़ों से। वहाँ पर लार्ज पीस मीट का पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा रिच इंग्रेडिएंट थे, और वहाँ पर बोन ब्रूथ भी पड़ा हुआ था। उसे कम से कम उन सब चीज़ों को बनाने में 4 घंटे का टाइम लगा था, जिसे उसने धीमी आंच पे धीरे धीरे बनाया था, पकाया था, और जिसका टेस्ट अगर हम धीमी आंच पे पकाते हैं तो लाजवाब हो जाता है। वो खाना एकदम ऐसे घुल जाता है जैसे मुंह में मिश्री घुल जाती हो, और वो नूडल्स को धीरे धीरे 3 बाउल में डालता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी वाइट सूप की तरह, उसके ऊपर रेड सिसमे ऑयल की जो परत थी वो लहरा रही थी। मोरन ने एक स्टोन बाउल लिया, यानी कि पत्थर से बना हुआ बाउल, और एग्जामिन किया कि वो फ्रेश है या नहीं। वहाँ पर स्पाइसी सीजनिंग भी उसने डाली हुई थी, टैंगी अरोमा फ्लेवर भी था, और बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर भी था। उसकी जो नूडल्स थे उनकी शक्ल देखते ही बन रहा था कि किसी ने, बहुत ही हाईली स्किल्ड इंसान ने, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पकाया हो। और वो जानता था कि शीमे को कितना ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है। उसने दोनों लाल सेसमी ऑयल और स्पाइसी पेपर भी उसमें डाले हुए थे, जिसने उस नूडल्स को बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना दिया था। शीमे, जो कि इस तरीके का ही मील खाया करता था, वहाँ पर मोरन के जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं एक स्माइल उसके मुंह पे आ जाती है। और वो जब हमारे शीमे को ये खाना डाल के देता है और पूछता है क्या ये अच्छा है टेस्ट में, शीमे कहता है ये डिलीशियस है। चू वेनिंग भी वहीं बैठा हुआ था, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। वो बस अपने बाउल में देख रहा था जैसे ना जाने क्या बात हो गई हो। और मोरन जो था वो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि कब तुम्हें खाना चाहिए, और तुम्हें अगर ये पसंद आ जाए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा। वो तभी पानी में से देखता है कि जो शीमे है उसकी आंखें थोड़ी सी ग्लिटरी हो गई हैं और इमोशनल सी हो गई हैं, और वो तभी मोरन की तरफ देख के स्माइल कर रहा था। एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे, उसके फेस पे। और ये चू वेनिंग ये चीज़ नहीं देख रहा होता, जो कि उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। वो एक सच में ब्यूटी था, बस वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड रखा करता था मोरन, जिससे अभी नहीं पता था कि वो क्या करे, कि उसने अभी नूडल्स खाए हैं या नहीं खाए। वो वहाँ पर नूडल्स से ज़्यादा शीमे को खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। शीमे, जो कि ज़्यादा बीन स्प्राउट नहीं खाता था और फैटी सॉसेजेस भी नहीं, तो वो उसे बस निगल रहा होता है। और बीफ और बॉकचोय को भी मोरन, जो कि वहाँ चुपचाप बैठे ऑब्जर्व कर रहा था, वो एकदम से चॉपस्टिक को उसके बाउल की तरफ ले जाता है और अपने
हाथ से पीस और फैटी इंटेस्टाइन उसी के बाउल में डालने लगता है और रिप्लेस कर देता है बीफ से अपने बाउल के। तभी डिसिपल जो लाइफ एंड डेथ पीक के लोग होते थे वो अक्सर जो भी उन्हें पसंद नहीं आता था वो अपने फेलो मेट से खाना एक्सचेंज कर लिया करते थे या फिर थोड़ा सा जो है खाने का ट्रेड कर लिया करते थे। तभी शीमे जो है वो उसे स्ट्रेंज लगता है, स्माइल करता है और कहता है तुम्हें क्या बीफ पसंद नहीं? तो जो हमारा मोरन होता है वो कहता है नहीं, मुझे स्प्राउट पसंद नहीं, और वो धीरे से उसे खाने लगता है। उसके चेहरे पे एक रेड कलर का ब्लश आने लगा था, उसके कान भी हल्के हल्के ब्लश कर रहे थे। चू वेनिंग जो कि ये सारी चीज़ें देख रहा था वो अपने यहाँ से बीन स्प्राउट निकालता है और अपनी चॉपस्टिक से वो सारी की सारी चीज़ें मोरन के बाउल में डालने लगता है और कहता है मुझे बीन स्प्राउट नहीं पसंद। और फिर वो शीमे के बाउल में बीफ भी डाल देता है और कहता है मुझे बीफ भी नहीं पसंद। और फिर धीरे से वो जो भी उसके बाउल में बच गया था उसे देख रहा होता है। तभी शीमे कहता है शिजुन क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? चू वेनिंग उसे नॉर्मल देख रहा होता है, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। धीरे से अपना सिर झुकाया, साइलेंटली एक बॉकचोय को पीस को उठाया और धीरे से उसे खाया। जैसे ही वो खाता है उसका पूरा फेस लाल हो जाता है और वो धीरे से अपनी चॉपस्टिक को रख देता है। उसके बाद वो कहता है मोविए क्या आपने इसमें बहुत ज़्यादा जार हॉट सॉस का डाल दिया है इस पूरे सूप में? उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो। उसका कोल्ड फेस देख के मोरन शॉक्ड हो जाता है और ऊपर देखता है। कहीं ना कहीं उसका मुंह खुला रह गया था और वो ब्लिंक करता है और पूछता है क्या कहा आपने? चू वेनिंग कहता है क्या तुम ऐसी चीज़ नहीं बना सकते थे जो खाने लायक हो? मोरन अभी भी घूर के देखते रह जाता है और चू वेनिंग यहाँ पर गुस्से में कहता है क्या ये चीज़ खाने लायक भी है? चू वेनिंग कहता है ये कितनी मुश्किल है अपने गले से नीचे उतारना। मोरन एकदम से वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। उसे पता था उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइन हाउस से एक जेड जार पिक किया था। और तभी शीमे कहता है शिजुन आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। और शीमे फिर से कहता है शिजुन आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पूरा दिन बीत गया है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप कुछ और खा लीजिए, कम से कम थोड़ा तो खा लीजिए। तभी चू वेनिंग कहता है मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं। वो जैसे ही ये बोलता है वो वहाँ से चला जाता है उठ के। दो पीपल वहाँ पीछे रह जाते हैं। शीमे तभी मोरन से पूछता है शिजुन स्पाइसी फूड नहीं खाते? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अरन क्या तुम्हें पता था? तभी मोरन कहता है मोरन कहीं ना कहीं जानता था कि चू वेनिंग टेबल को छोड़ के क्यों चला गया है और उसने कुछ भी खाना टच नहीं किया था। वो अंदर कितना गुस्से में होगा। तभी वो अंदर से अपने मन में जानता था कि चू वेनिंग कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खा सकता था। लेकिन वो शीमे के आगे झूठ बोलता है और कहता है नहीं मुझे नहीं पता था। ये क्लियरली एक झूठ था। मोरन जानता था पिछले जन्म में चू वेनिंग स्पाइसी फूड नहीं खाता था। बस यहाँ पर वो एक्साइटमेंट में शीमे के लिए फूड बनाने के वो ये बात भूल गया कि चू वेनिंग को क्या पसंद है और क्या नहीं। पिछले जन्म में वो इस पर्सन के साथ इतना रहा है ना कि वो इसकी हर पसंद नापसंद को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानने लगा था और वो जानता था चू वेनिंग क्या खाता है और क्या नहीं। लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसे वो बात याद है या नहीं है। जैसे ही वो अपने रूम में चू वेनिंग आ जाता है और वो एकदम से आके बेड पे लेट जाता है। वो अपना फेस वॉल की तरफ करता है। उसकी आंखें अभी भी खुली थी। वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसने बहुत सारा खून अपना गंवा दिया था और अब उसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी वो धड़ाधड़ यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था सुबह से और अब उसमें स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसका जो पेट था वो अभी भी कहीं ना कहीं खाली था। और कैसे एक इंसान भूखा प्यासा बैठा रहे जिसने ऑलरेडी अपना इतना सारा ब्लड लॉस कर दिया है, स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर ली है। वो अपना पहले से ही ख्याल नहीं रख पाता था और जब भी उसका बैड मूड होता था वो कुछ भी नहीं खाता था और उसका पूरा टाइम पेट खाली रहा करता था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता था। उसे नहीं पता कि उसे क्या चीज़ पागल बना रही थी और वो खुद जानना भी नहीं चाहता था। उस पूरे रूम में साइलेंस था और उसके फेस पे एक स्माइल, उसके फेस पे एक आंखें
उसके सामने आती हैं और चेहरे पे उसके स्माइल ला देती हैं और धीरे से वो स्माइल करने लगता है और तभी के तभी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म होने लगता है। चू वेनिंग अपने मेट्रेस को ज़ोर से पकड़ लेता है और वो मन में सोचने लगता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं उस प्यारे से चेहरे से अपनी नज़रें क्यों नहीं हटा पाता। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसका पास्ट उसके सामने आता है, जो कि एक प्यारी सी मेमोरीज उसके सामने लाता है। जब फर्स्ट टाइम उसने मोरन को देखा लाइफ एंड डेथ पीक में, वो दिन बहुत ही ज़्यादा सनी दिन था, यानी कि सूरज अपने चरम पे था और 20 एल्डर वहाँ पे गैदर हुए थे और एक दूसरे से बोल रहे थे। वहाँ पर एल्डर यू हैंग यानी कि हमारा चू वेनिंग भी आया था, जो कि एक नेचुरली एक्सेप्शन है। वहाँ पर सारे लोग स्टूपिड नहीं थे जो खड़े थे, वो भी एक सन के नीचे, और वो उधर आराम से ट्री के नीचे बैठ के अपना काम कर रहा होता है। वो अपनी ग्लव फिंगर पे काम कर रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है, मैन्युफैक्चर कर रहा होता है श्वान आयरन नील को, ताकि वो आगे चल के किसी भी मॉन्स्टर का अच्छे से सामना कर सके। चू वेनिंग अपने जितने भी शार्प नोकीले हथियार होते थे खुद ही बना लिया करता था और उसे इस नेल को यूज़ करने की अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उसे अभी भी आयरन नील को कर्व कर रहा था और उसका गोल्ड का आर्मर था। वो लाइफ डेथ पीक में यहाँ पर एक लेवल डिसिपल का वेट कर रहे थे। लोअर कल्टीवेशन रिल्म में अर्जसन घोष रिल्म हुआ करता था, जो कि बहुत कम ही डेंजरस होता था उनके लिए। ये सारी चीज़ें लो लेवल के डिसिपल्स और इस तरह की इंजरीज नॉर्मल हुआ करती थी। चू वेनिंग देख सकता था वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही थी और वो ऐसे छोटे मोटे वेपन बना लिया करता था अपने आप को हेल्प करने के लिए। और वहाँ पर अदर लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या तुमने ये बात सुनी कि जो लॉर्ड है ना, उनका बहुत पहले से खोया हुआ नेफ्यू, जो कि एक आग को सरवाइव करके आया था जहाँ पर सारे पूरे बिल्डिंग के लोग मर गए थे, वो यहाँ पर आने वाला है और हमें उस नेफ्यू के लिए वो एक जो टीचर है उसे चुनने वाले हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है उसके फादर उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे अंडरवर्ल्ड में, लेकिन कितनी दुख की बात है कि बच्चा अपने पिता से बिछड़ गया और उसने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, सफ़र किया है। तभी तीसरा कहता है कि इस किड का नाम तो मोरन है ना, ये 15 साल का है, लेकिन इसका नाम तो कितना वीक है, क्या तुमने इसका कर्टेसी नेम सुना। तभी तीसरा बंदा कहता है, एल्डर शुआन जी, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता, ये जो लड़का है ना, ये म्यूज़िक हॉल में पला बड़ा है जब से ये यंग हुआ है, और इसका नेम इतना कोई ग्रेट तो नहीं है, बट ये जिस प्लेस से आता है वो किस तरह की जगह है। तभी दूसरा बंदा कहता है, मैंने ये चीज़ सुनी है कि लॉर्ड उसे बहुत सारे नेम से पुकारते हैं और इस प्रोसेस में वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा सा जो है अपना टीचर चुन ले। मुझे नहीं पता कि वो लास्ट में किसे चुनेगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, लॉर्ड के लिए उनका यंग जो नेफ्यू है क्या इतना ज़्यादा मायने रखता है। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में डिस्कस करते हैं, नहीं, मैडम वांग जो थी वो हार्ट ब्रोकन थी, पूरी तरह से टूट गई थी इस बारे में सोच कर, और मैं बता सकता हूँ कि उनका अनहैप्पी पर्सन लाइफ एंड डेथ पीक में होगा, जो उनके प्राउड सन ऑफ हेवन का शिजुन बनेगा ऑब्वियसली। तभी तीसरा बंदा कहता है, एल्डर तानलेंग, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये तो बकवास है। तभी एक बंदा हंसता है और कहता है, सॉरी, वो प्राउडफुल सन जो है ना हेवन का, वो कितना एरोगेंट है, उसके मन में किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, इवन वो तो कुत्ते बिल्ली का कोई किसी को भी भाव नहीं देता, उसे सब कुछ तो सोने की चांदी की चम्मच में भर के मिल चुका है और वो तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तभी एक आदमी कहता है, एल्डर तानलेंग, आपने बहुत ज़्यादा वाइन पी ली है, आपको इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। वो पर्सन बार बार उसे चुप कराने की इसलिए कोशिश कर रहा था क्योंकि चू वेनिंग वहाँ खड़ा था थोड़े से ही डिस्टेंस पे, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ये लोग बात शुमेंग की कर रहे थे, जो कि प्राउड सन ऑफ हेवन था और चू वेनिंग का डिसिपल था। शुमेंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और वो सच में सब पे हंसा करता था, और यहाँ पर इसलिए सारे लोग चू वेनिंग का जान के मजाक उड़ा रहे थे। एल्डर यू हैंग यानी कि चू वेनिंग इन सब बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होता था, उसे कोई मतलब नहीं था लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। उसकी टीचिंग जो थी वो इमोर्टैलिटी को लेकर थी और उसकी टीचिंग इतनी अच्छी थी क्योंकि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट था और वो आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके हर चीज़ सिखाया करता था और सबके लिए
वो बहुत अच्छा शिजुन बन सकता था, बट उसमें एक ही कमी थी कि वो हर बार बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। अगर कोई एक्सीडेंटली ऐसी कोई बात बोल दे जहाँ पर उसकी बात ट्रिगर हो जाए तो वो उस बंदे को सच में छोड़ता नहीं था। इवन चू वेनिंग के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ पर फैली हुई थी, जैसे कि जिन पे वो कभी भी अटेंशन नहीं पे करता था। उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने काम से काम रखना, अपने नील सेट जो वो वहाँ पर अच्छे से तैयार कर रहा था वो उस पे ही लगा हुआ था। वो अपने आर्मर सेट को और भी अच्छा बनाना चाहता था। वहाँ पर बहुत सारे मोटे मोटे चमड़ी के मॉन्स्टर भी थे जिनसे उसे बहुत अच्छे से उनकी चमड़ी को फाड़ कर ये नील उनके अंदर घुस जाए। वो उसे नुकीला बना रहा था, उसको उसके एजेस को शार्प कर रहा था। तभी चू वेनिंग किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वहाँ सारे एल्डर जो हैं वो सांस लेते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं छोटी छोटी वॉइस में, धीरे धीरे बोल के, कि लॉर्ड ने हमें यहाँ बुलाया है क्योंकि उनके यंग मास्टर मो को एक शिजुन चुनना है। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, लॉर्ड ने उन्हें क्या खुद से सिखाया है ये सारी चीज़ें। तभी एक आदमी कहता है ऐसा लगता है कि वो अपने नेफ्यू की रूट फाउंडेशन को, कोर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा पाए, इसलिए उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तभी दूसरा बंदा कहता है पर ये इनफ नहीं होगा, यहाँ पर इतने सारे एल्डर को गैदर किया है ताकि बच्चा उनमें से एक को चूज़ कर सके। तभी एल्डर लूचुन कहते हैं, जो कि चुप खड़े हुए थे, वो अपने बालों से खेलते हुए कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं कोई सस्ती सी पत्ता गोभी हूँ जिसे यहाँ टेबल पे बैठा दिया गया है कि मास्टर मो आए और चूज़ कर ले। वहाँ सारे बंदे चुप हो जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। ये गाय कुछ भी बोल रहा था और ऑब्वियसली ये यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं उसकी परवाह नहीं कर रहा था। वहाँ पर सारे लोग आराम से बैठे होते हैं और 20 लोग कम से कम वहाँ इनवाइट किए गए थे, जिनमें से एक को, मोरन को, अपना शिजुन चूज़ करना था। और 1000 स्टेप लेकर यहाँ पर स्काई रीचिंग पागोडा से एक आदमी आता है और उसके पीछे एक दूसरा लड़का होता है, चू वेनिंग, जिसने एक बार उधर देखा था और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी नेल का काम कर रहा था। और यहाँ पर एक डिसिपल आता है और वो मेंशन करता है कि वो नॉन ट्रेडिशनल अनकन्वेंशनल लाइफ डेथ पीक में आया हुआ है। वो अदर सेक्ट से था, शिजुन, जो कि सारी पावर रखा करते थे बाकी के सेक्ट में। वो अपने डिसिपल को ये कह के चुन लेते थे कि यंग मैन, मैं तुम में अपना डिसिपल देख रहा हूँ, तो आज से तुम मेरे डिसिपल हो। और कोई भी डिसिपल मना नहीं कर पाता था। लेकिन कुछ लोग जो बच्चे होते थे उनके फोरहेड को देखकर कहते थे कि तुम्हारा फोरहेड बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो मैं तुम्हें अपना डिसिपल नहीं ले सकता। और वो तब तक अपने डिसिपल को डिसिपल या तो टीचर मान लेता था या जो स्टूडेंट होता था वो जब तक अपनी जिद नहीं छोड़ता था उस डिसिपल को फॉलो करने की, तब तक दोनों में एग्रीमेंट नहीं होता था। लेकिन ये लाइफ एंड डेथ पीक अलग थी। यहाँ पर बच्चे और टीचर खुद ही अपने शिजुन और डिसिपल को चूज़ कर लिया करते थे। वहाँ पर 20 एल्डर आए हुए थे जो इनिशिएट ले रहे थे और उनके जो डिसिपल थे उनके डिवोटी थे। ये ऐसा पीरियड ऑफ टाइम था जहाँ पर हर बंदे के अंडर उसके डिसिपल्स थे। एल्डर एक्सेप्ट करते थे हर किसी को खुशी के साथ। अगर वो एक्सेप्ट ना करना चाहे तो डिसिपल जो है वो उनके अराउंड घूम घूम कर, जब तक या तो वो गिव अप ना करते या टीचर गिव अप ना करते, तब तक उनके पीछे लगा रहता था। लॉजिकली चू वेनिंग जो था वो सबसे सुपर्ब था, हर स्किल में हैंडसम था और वो बहुत ही अच्छा था हर काम में। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ डिसिपल उसके अराउंड होने चाहिए थे, वर्शिप करने चाहिए थे एज अ शिजुन। बट ये केस ऐसा नहीं था क्योंकि चू वेनिंग जो था वो ब्यूटीफुल तो था लेकिन उसका टेम्पर इतना हॉरिबल था कि रूमर्स थे कि वो एक फीमेल डिसिपल को भी उतनी ही बुरी तरह से मारता था जितना कि वो मेल डिसिपल को मारा करता था जब वो एंग्री होता था। यहाँ तक कि एक बार उसने एक को डूबने के लिए पोंड में भी छोड़ दिया था। तो सारे के सारे लोग डरते थे और वहाँ पर जब वो किसी को अपना शिजुन नहीं मानते तो वो उसे एल्डर कह के पुकारा करते थे। कोई भी एल्डर यू हैंग यानी कि हमारे चू वेनिंग के अंडर पढ़ना पसंद नहीं करता था क्योंकि सबकी उससे फट जाती थी उसका नाम लेते ही। लेकिन शू मेंग ऐसा इंसान था जो कि प्राउड ऑफ हेवन का सन माना जाता था, प्राउड सन ऑफ हेवन। और शू मेंग जो था वो गुड फ्रेंड था शीमे का, इसलिए उन दोनों ने ही हमारे चू वेनिंग को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ शिजुन।
क्योंकि जहाँ पर वो लोग अगर किसी को अपना शिज़न एक्सेप्ट नहीं करते तो उसे एल्डर कह के संबोधित कर देते हैं, क्योंकि बड़े हैं, बड़ों को एल्डर कहकर संबोधित करना ही ठीक रहेगा। चू वेनिंग जो था वो बहुत ज़्यादा स्टोन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहता था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके आगे वो कर रहा है नहीं कर रहा, या कोई कैसे बिहेव कर रहा है कैसा नहीं कर रहा। वो अपनी स्लीव्स में बस हर चीज़ की प्रैक्टिस करता रहता था, अपने काम में बिज़ी रहता था और पीपल जो थे वो उसके बारे में गॉसिप्स करते रहते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोरन जो है वो कभी हेजिटेट नहीं होगा उसे पिक करने में, और वो एकदम से आंखें खुली रखता है और वो अपनी शार्प टिप को, अपने नेल सेट को ठीक से बना रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है, और वो पे अटेंशन नहीं करता जब सारे के सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और चू वेनिंग को सडनली रियलाइज़ होता है कि उसके आसपास एकदम से कुछ तो घटित हुआ है। जैसे ही वो अपनी नेल सेट को साइड रखता है और वहाँ पर अपनी आंखें उठाता है, उसका चेहरा एक चेहरे से मिलता है और सनलाइट में वो चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था। एक हैंडसम यंग मैन उसके सामने था, वो वहाँ खड़ा हुआ था और एक कैजुअल सी स्माइल उसके चेहरे पे थी, और वो डिसिपल जो था उसके चीक्स पे डिम्पल थे, और तभी वो मिसलीडिंग सी एयर देता है, इनोसेंट सा फेस बनाता है और उसकी ब्लैकिश पर्पल आइज़ यहाँ पर हमें चू वेनिंग पे आकर रुकती हैं और क्यूरियोसिटी भी होती है। तभी वो लड़का जो नहीं समझ पा रहा था इन रूल्स को, वो चूज़ करता है एक कंसिडरेट रूड पर्सन को। वो पर्सन सडनली अपीयर हो जाता है उसके सामने और चू वेनिंग एकदम से उस पीछे की साइड मुड़ता है और चू वेनिंग अनकॉन्शियसली पीछे की तरफ होता जाता है जब मोरन उसकी तरफ बढ़ रहा था तो, और एकदम से पेड़ के तने में जाकर हमारे चू वेनिंग का सिर लगता है और ये यंग मैन भी एकदम से बोलते हैं ओह। चू वेनिंग भी उसे देखता है, मोरन भी उसे देखता है और चू वेनिंग कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो यंग मैन स्माइल करता है और कहता है सर मैं आपको ढूंढ रहा था बहुत लंबे टाइम से, पर आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो। और गाइस अच्छा लगा हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक नया ड्रामा BL ड्रामा शेयर किया है जो कि ट्रिपल ट्रायंगल लव पे बेस्ड है। तो आई होप आपको वो ड्रामा अच्छा लगा हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा और उसे ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।